12 जो भेजे हुए हैं, क्वेश्चन पढ़िए एक बार। So a body moving with a constant acceleration travels the distance of 3 and 8 meter respectively in 1 second and 2 seconds. Calculate the initial velocity and acceleration of the body. ठीक है, देखो ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे दो मिसिंग वैल्यू है, मतलब दो वैल्यू आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। एक है इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन भी कैलकुलेट करना है। तो देखोगे मैथ रूल है, कोई माइक ऑन रखे हो, माइक ऑफ कर लो, जब पूछने का होगा तब ऑन करोगे। किन्हीं का माइक ऑन है जी, ऑफ करोगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दो वैल्यू निकालने का है, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे। मैथ में भी इस तरह से करते हैं, जब भी दो मिसिंग वैल्यू या दो वेरिएबल जब आपके पास है एक्स वाई, तो दो इक्वेशन चाहिए होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। और दो इक्वेशन किस बेसिस पे बनाएंगे, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसमें यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। एक्सीलरेशन को चलो ए एज्यूम कर लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को यू एज्यूम करते हैं, और पूरा कि 1 सेकंड में 1 सेकंड में वो 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया है और 2 सेकंड में वो 8 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ यही दो जो रिलेशन दिया हुआ है, इसी का यूज करके हम लोग इक्वेशन बनाएंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। देखिए लेट, तो आज का डेट हो गया 25 ना, ठीक है। अभी हम मोशन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, आगे लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम लोग। तो एज्यूम करते हैं क्वेश्चन के लिए, लेट इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू u एंड एक्सीलरेशन इज a। ध्यान देना, आपके पास क्या दिया हुआ है, 1 सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस कवर किया गया है और 2 सेकंड में 8 मीटर। 2 सेकंड में ही था ना क्वेश्चन में, हम पढ़ोगे एक बार। So a body moving with a constant acceleration travel the distance of 3 meter and 8 meter respectively in 1 second and 2 seconds. Calculate the initial velocity and acceleration of the body. ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे लिख देते हैं, चलो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड, इसको हम s1 एज्यूम करते हैं और ये है 3 मीटर, और डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकंड, इसको हम s2 एज्यूम करते हैं और इसको लिखते हैं 8 मीटर। तो देखोगे आपके पास दो रिलेशन यहाँ पे बोल सकते हैं ना, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो s के जगह पे लिख देते हैं s1, मतलब 1 सेकंड में। तो कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, 3 मीटर। u हमको नहीं पता, u के जगह पे u ही रहने देते हैं, लेकिन टाइम है 1 सेकंड, तो हम बोलेंगे u इंटू 1 प्लस हाफ, a नहीं पता, a के जगह पे एज इट इज रखेंगे, टाइम है 1 सेकंड, तो t के जगह पे 1 पुट किए, तो वैल्यू देखो क्या आ रहा है, u प्लस a इंटू 1, यही होगा a बाई 2, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे हम लोग u का वैल्यू a के फॉर्म में ले सकते हैं, u का वैल्यू यदि हम लोग a के फॉर्म में लेंगे, a को उठा के उधर ले जाते हैं, तो क्या आएगा, u इक्वल टू उठा के यदि उधर ले जाते हैं तो 3 माइनस a बाई 2, ये इक्वेशन 1 है मेरे लिए, ठीक है। u इक्वल टू 3 माइनस a बाई 2, u का हम उठा के उधर ले गए, ठीक है, इंटरचेंज कर दिया लेफ्ट और राइट पार्ट को। फिर हमारे पास और एक सिचुएशन दिया हुआ है, नाउ s2 इक्वल टू, फिर से फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ et स्क्वायर। तो s2 मतलब 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो देख रहे हैं 8 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, टाइम है 2,
टी की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करेंगे, तो 2 प्लस हाफ ए और 2 इंटू 2 हो गया, जिसमें से एक 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यू देखो क्या आ रहा है, 2u प्लस 2a। क्या करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे u बचेगा प्लस a, और 2 यदि हम कॉमन लिया है तो यहाँ तो कट कैंसिल होगा, ये 4 कैंसिल होने के बाद यहाँ 4 बच रहा है, मतलब हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है, u प्लस a इक्वल टू 4। चलो इंटरचेंज कर रहे हैं साइड्स को, तो हमारे पास आ रहा है u प्लस a इक्वल टू 4। ठीक है, ध्यान देना, u का वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन 1 से पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो u का वैल्यू यदि हम इक्वेशन 1 से ले लेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस a बाई 2 प्लस a इक्वल टू 4। तो बेनिफिट क्या मिला, ये जो हम लोग इक्वेशन 1 का यूज किए फ्रॉम इक्वेशन 1, बेनिफिट ये मिल रहा है कि इस इक्वेशन में दो वैल्यू था, u और a, दो अलग अलग मिसिंग वैल्यू है, अननोन वैल्यू है। तो यहां से जब u का वैल्यू a के टर्म में पुट कर दिए तो इस पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल दिख रहा है, a। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन जैसा। तो जैसे ही हम सॉल्व करेंगे, प्लस 3 को चलो उठा के उधर ले जाते हैं, तो होगा 4 माइनस 3, फिर क्या है माइनस a बाई 2 एंड प्लस a। एलसीएम लेके ऐड करेंगे, एलसीएम क्या होगा देखो 1 होगा, सॉरी 2 और 1 है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या हुआ 2, तो यहाँ पे तो माइनस a है प्लस, यहाँ पे देखोगे 1 2 जा 2 होता है, तो वहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 4 माइनस 3 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई में ये क्या होगा 2 हो जाएगा, प्लस 2a माइनस a, वैल्यू क्या देगा a, मतलब a का वैल्यू आ गया आपका a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एक आंसर है। अब जब a का वैल्यू आ गया तो आप क्या करो, पुट कर दो इक्वेशन 1 पे, u का वैल्यू आ जाएगा, तो आप बोलोगे देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 u का वैल्यू क्या होगा 3 माइनस आएगा 3 माइनस 1 दैट इज 2, क्योंकि वेलोसिटी है ये, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में लिखेंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, समझिए इसको, किसी को दिक्कत है तो बताओ। किनका डाउट था? सर मेरा। क्या नाम है आपका जी? प्राची। अच्छा चलो ठीक है, समझ गए आप? यस सर। चलो वेरी गुड। और किन्हीं को यदि ये क्वेश्चन में दिक्कत है तो बता दो, कोई पार्ट में, किसी भी पार्ट में क्वेश्चन में यदि दिक्कत हो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर हम जो चैट सेक्शन में आपसे एक क्वेश्चन पूछे थे, अच्छा सर वो क्वेश्चन हम फिर से रीड कर रहे हैं, एक बार सुन लीजिए। एक मिनट, तो आंसर नहीं बताए हुए थे ना? आंसर आप बताए थे सर, लेकिन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे होगा, इसका माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ना। अच्छा ठीक है, चलो इसको हम मिटा लेते हैं, स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन क्या है, हमको याद नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ले लिए सबको, ये मिटाने वाले हैं, ठीक ना? मिटा दे? Sir, 1 minute. Yes, sir. ठीक है। हाँ जी, आप क्वेश्चन पढ़िए। A body moving with a speed of 36 km per hour is brought to rest in 10 seconds. What is the negative acceleration and the distance traveled by the body before coming to rest? So,
सर तो हम इसका एक्सेलरेशन निकाले हैं, तो इसका -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और इसका डिस्टेंस भी निकालना है, जो कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकल जाएगा और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकल जाएगा, और इसका आंसर होगा 50 मीटर। ठीक है, आंसर मैच कर गया। आपको प्रॉब्लम ये है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया लेकिन आंसर में पॉजिटिव है, यही ना? यस सर। आपका डाउट यही ना है जी? यस सर। हाँ देखो, ध्यान देना, क्वेश्चन कभी ऐसा यदि रहेगा ना और क्वेश्चन में पूछेगा रिटार्डेशन, ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, अभी हम पहले भी इस तरह का क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। जब भी रिटार्डेशन बोलेगा ना तो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का वैल्यू आप निकाले। मान लो कि यहाँ पे जब इनिशियल वेलोसिटी जो है इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो 36 into 5/18 करोगे, मतलब 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड। और एक्सेलरेशन निकाले v - q by t, फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि वो रुक जा रहा है, तो 0 - 10 डिवाइडेड बाय 10 सेकंड, मतलब -10/10 इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन आपका आया -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन यदि आपको ये पूछे, क्वेश्चन में ऐसा दिया रहेगा, देखोगे यदि क्वेश्चन में दिया रहेगा रिटार्डेशन बताओ, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, लैंग्वेज लिखेंगे रिटार्डेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन जब लिख रहा है मतलब फिर से नेगेटिव देने का जरूरत नहीं है, पहला चीज। अब देखो आपके क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्वेश्चन में पहले मेंशन कर दिया कि भाई नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, तो वो पहले बोल दिया कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो फिर से नेगेटिव साइन क्यों देंगे? मेरी बात को समझे? इसलिए आंसर में नेगेटिव नहीं दिया हुआ है, समझिए? यस सर, थैंक यू सर। जिनका डाउट था यस सर। क्लियर ना? यस सर। ठीक है, रिटार्डेशन जब भी पूछता है ना एक्सेलरेशन ही निकालते हैं, नेगेटिव आया लेकिन रिटार्डेशन क्या बोलेंगे? पॉजिटिव वैल्यू बोलेंगे। क्यों? क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही है नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन। और आपका क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला था व्हाट इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, जब नेगेटिव बोल ही दिया तो फिर से क्यों नेगेटिव दें, इसलिए आंसर में दे दिया है पॉजिटिव 1 मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो चलो आंसर मिल गया। बाकी आप एग्जाम में नेगेटिव के साथ आंसर लिख दिए, मार्क्स नहीं कटेगा। ठीक है, कि दिख रहा है कि नेगेटिव है और नेगेटिव एक्सेलरेशन पूछा है तो साइन के साथ लिख दिया, सही है। लेकिन हाँ ये ध्यान रखना, रिटार्डेशन यदि पूछेगा तो उसको नेगेटिव नहीं लिखते, ठीक है, यस सर। साइन हटा के लिखते हैं। क्लियर है? यस सर, थैंक यू चलो, सर। और कोई क्वेश्चन किन्हीं के पास है तो बताओ। ठीक है, और कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाए हम। ग्राफ वाला क्वेश्चन बन गया, उसमें हम ग्राफ का भी क्वेश्चन कुछ दिए हुए थे, होगा तो डाउट जब भी पूछोगे क्लास जिससे ही स्टार्ट हुआ बोल देना, पहले डाउट बता देंगे, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 10 मिनट लगेगा मान लो, बता दी, फिर जो हम लोग का जो चल रहा है चैप्टर वो कंटिन्यू कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए देखिए, देखोगे
सेकंड चैप्टर स्टार्ट। तो ये जो चैप्टर है पूरा बेस्ड है फोर्स पर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स का नेचर, प्रॉपर्टीज, इसका इफेक्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। पूरा चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। और लॉज ऑफ मोशन जब है तो मोशन से रिलेटेड न्यूटन के द्वारा 3 लॉ दिया गया था। देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन, 3 लॉ है। और ये तीनों लॉज में लॉज मतलब फोर्स के बारे में बताया गया होता है, तो हम लोग फोर्स के ही बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो जब भी हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज अ फोर्स, तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कि यदि हम लोग बात करें कि भाई फोर्स क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं एनी पुल और पुश इज नॉन एज फोर्स। कि फोर्स कहीं पे भी यदि अप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है, या तो हम क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, या कोई एजेंट हम है, या फिर कोई एजेंट। एजेंट का मतलब क्या हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है, कोई एनिमल हो सकता है, कोई मशीन हो सकता है। मशीन भी फोर्स लगा सकता है। तो फोर्स जब लगाता है तो क्या करता है, खास तौर पर या तो वो पुश कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का टेंडेंसी होगा तो हम लोग बोलते हैं कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इवन क्लास 8 में भी फोर्स के बारे में था, और वहां पे फोर्स का डेफिनेशन बिल्कुल यही पढ़े आप जो अभी हम बताएं, एनी पुल और पुश इज नॉन एज फोर्स, ठीक है। और साथ ही साथ आप पढ़े भी, ये भी पढ़े हुए थे कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स का क्या क्या इफेक्ट है, ठीक है। मतलब फोर्स किसी ऑब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस ला सकता है, ठीक है। तो आप लोग की ओर से हम कोई ये जवाब चाहेंगे, फोर्स क्या क्या चेंजेस ला सकता है, कोई एक बताओ। सर चेंज इन फोर्स डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, ये शेप एंड साइज में चेंज हो सकता है। Sir, make a body move from rest. Make a body rest from moving. ठीक है, कंटिन्यू और बोल सकते हो यदि पता है और तो ठीक है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्पीड को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, रोक फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, ध्यान देना। अब समझो, जो अभी आप फोर्स का इफेक्ट बताए, चलो हम उसको फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। क्या क्या आप बताए, फोर्स क्या कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है, शेप एंड साइज। मान लो कि एक रबर, इलास्टिक रबर है, इसको आप इस तरह से पुल कर रहे हैं तो ये इसका साइज बढ़ जाएगा। टमाटो है, उस पर फोर्स लगाया, क्रस्ट हो गया पूरा। कोई बॉल है, मान लो कि टेनिस बॉल, इस तरह से दबाते हैं तो उसका साइज थोड़ा, शेप थोड़ा चेंज हो जाता है। तो हम लोग पाते हैं कि भाई फोर्स कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है, चेंज करेगा ही ये नहीं बोल सकते हैं, चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कैन का यूज कर रहे हैं, मतलब डेफिनेटली करेगा ये नहीं बोलेगी, ठीक है। कि भाई हम यहाँ पे फोर्स लगाए, क्या शेप चेंज हुआ, नहीं। हाँ, बहुत बड़ा फोर्स लगाया, एक जेसीबी बुलडोजर से यदि हम फोर्स लगवा दिए दीवार पे तो शेप में चेंजेस आएगा, पूरा गिर जाएगा, ठीक है। तो फोर्स चेंजेस ला सकता है शेप में। तो पहला हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि भाई फोर्स जो है कोई ऑब्जेक्ट के शेप में चेंजेस ला सकता है। फिर स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस आएगा। ध्यान देना, यहाँ पे जब ये बात बोल दे रहे हैं कि फोर्स क्या करता है, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट में चेंजेस लाता है। इसमें कई चीजें आ जाती है कि भाई कोई ऑब्जेक्ट यदि रुका है, मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट में, उसमें चेंजेस लाएगा। कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है, दैट इज द ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन के स्टेट में है, उसमें चेंजेस लाएगा।
अब भाई क्या क्या चेंजेस ला सकता है? रेस्ट में है तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है? मूव करा सकता है फोर्स। दूसरा चेंज क्या? तीसरा चलो जानते हैं, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, ऑलरेडी वो मूव कर रहा है, कि कोई एक खिलौना गाड़ी है, वो मान लो कि 1 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, हम फोर्स यदि लगा दिए वेलोसिटी के डायरेक्शन में, वेलोसिटी बढ़ गई। यदि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इधर, हम इधर फोर्स लगा दिए, इसका वेलोसिटी क्या होगा? मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, और उसका डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, फोर्स लगा दिए तो ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, लेकिन फोर्स लगा दिया तो हो सकता है इसका डायरेक्शन चेंज हो। तो मतलब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, कोई भी ऑब्जेक्ट पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, शेप चेंज कर सकता है, रुका है तो मूव हो सकता है, यदि ऑलरेडी मोशन में है उसका स्पीड बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसको रोका जा सकता है, या मूविंग ऑब्जेक्ट है जो वेलोसिटी है, ठीक है, उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगा लेकिन उसका डायरेक्शन को किया जा सकता है। मतलब वेलोसिटी में चेंजेस ला सकते हैं, या तो उसका मैग्नीट्यूड में चेंजेस लाएंगे या फिर डायरेक्शन में चेंजेस लाएंगे। ठीक है, तो यदि आपका क्वेश्चन पूछता है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स, तो ये सारी चीजें आप लिखो। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, क्लास 9 में जो फोर्स का डेफिनेशन आप पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना, जो अभी हम बताए इफेक्ट ऑफ फोर्स, बिल्कुल उसी से इसका डेफिनेशन दिया गया है, इसको डिफाइन किया गया है, रीजन है, समझो आप। इस अभी तो हम फोर्स के बारे में बता रहे हैं, इसके जस्ट बाद जब हम लॉज ऑफ मोशन पे आएंगे, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जब पढ़ेंगे ना, तो बिल्कुल फोर्स का जो डेफिनेशन है वही डेफिनेशन है वो वहां पे। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को बोलते हैं क्वालिटेटिव लॉ, इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो क्वालिफाई करता है, किसको क्वालिफाई करता है? फोर्स को। ठीक है, तो भाई यहाँ पे चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं क्वालिटेटिव लॉ पढ़ रहे हैं, मतलब क्वालिटी पढ़ रहे हैं, किसका क्वालिटी पढ़ रहे हैं? फोर्स का, या फोर्स को क्वालिफाई किया जा रहा है, मतलब के बारे में बताया जा रहा है। तो भाई क्या बताया गया फोर्स के बारे में? वही डेफिनेशन हो गया, वही उसका नेचर हो गया। तो इसीलिए हम लोग क्या है, यहाँ पे जब भी आप फोर्स डिफाइन करने देता है तो आप ये डेफिनेशन मत लिखो एनी पुल और पुश इज नॉट एज फोर्स, गलत नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि आप ये डेफिनेशन लिखोगे जो अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, जो इफेक्ट ऑफ फोर्स से रिलेटेड डेफिनेशन बनाओ। ठीक है, क्या समझो? फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर। फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल फैक्टर है। मतलब एक्सटर्नल फैक्टर मतलब क्या, कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे बाहर से अप्लाई होने वाला है, बाहर से अप्लाई होगा। इंटरनल फैक्टर नहीं कि अंदर ही अंदर अपने आप फोर्स लग गया, ऐसा नहीं होता है। हम बोलेंगे कि भाई फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर which can change the shape of an object or state of rest or state of motion of an object। मतलब फोर्स क्या है? एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो क्या करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट के शेप में चेंजेस ला सकता है, which can change, शेप में चेंजेस ला सकता है, या फिर क्या करेगा, उसके स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस लाएगा। ठीक है, तो स्टेट ऑफ मोशन सिर्फ बोल दिया तो उसमें कई चीजें आ गई यहाँ पे, कि भाई मोशन मतलब स्पीड को बढ़ा सकता है, स्पीड को घटा सकता है, मोशन में है वो चेंज कर सकता है। ठीक है, तो बस उसको हम एक ही वर्ड में बोले हैं, डेफिनेशन में एक ही वर्ड में बोला गया है कि स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस ला सकता है। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन। फोर्स इज एन एक्सटर्नल फैक्टर व्हिच कैन चेंज the shape of an object or state of rest or state of motion of an object। ठीक, फिर फोर्स हमेशा हम लोग इसको डिनोट करते हैं F से, कैपिटल F से। ये पहले से ही आपको पता होगा कि कैपिटल F इसके लिए सिंबल यूज करते हैं। फिर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो आप बखूबी बहुत अच्छे से समझ सकते हो कि भाई फोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट पर यदि हम फोर्स लगा रहे हैं, इस ओर फोर्स लगाए, मूव किया इधर, फोर्स का डायरेक्शन यदि हम चेंज कर दिए तो
फोर्स का जैसे ही डायरेक्शन चेंज करते हैं तो इफेक्ट भी चेंज हो जाता है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट पर हम दो फोर्स लगाए, ये ऑब्जेक्ट है, सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, दो फोर्स लगाए 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, मूव। लेकिन यदि हम एक 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं और 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो क्या होगा, पावर में डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होने के कारण ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, एक दूसरे को कैंसल कर दे रहा है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे हम लोग फोर्स में देख रहे हैं कि डायरेक्शन का जिक्र करते हैं, डायरेक्शन मायने रखता है फोर्स के लिए, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसको तो आसानी से समझ सकते हैं कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। एक साइंटिस्ट के ही ऑनर पे दिया गया है एसआई यूनिट, क्या है इसका एसआई यूनिट, न्यूटन। ठीक है, अभी तक जितना कुछ बताया है, कुछ पूछने का है तो बोल सकते हो, फिर इसमें और भी चीजें हम बताने वाले हैं, डिस्कशन हम लोग का जारी रहेगा। कोई पॉइंट में दिक्कत की नहीं को? नो सर। चलो ठीक है, तो ये हम लिखा दे रहे हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ फोर्स पे आएंगे। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फोर्स, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स, बस थोड़ा सा डिस्कस करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि 8 में था, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो बहुत कुछ यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में बताएंगे, फिर लॉज ऑफ मोशन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो फोर्स का डेफिनेशन लिखा दे रहे हैं, लिख लीजिए। फोर्स लिख देते हैं, फोर्स is an external factor which can change the shape of an object or state of rest or state of motion of an object. It is a vector quantity. Its SI unit is Newton, and it is denoted by F. इसको हम लोग F से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ फोर्स में दो तरह का फोर्स होगा, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। ध्यान देंगे, फोर्स का एसआई यूनिट हम बोले क्या, न्यूटन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी दे देता है सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट करने का मतलब क्या है, जहां पे एसआई यूनिट जो भी वैल्यू होगा, जो भी यूनिट एसआई यूनिट के रूप में यूज करेंगे, उसका छोटा यूनिट क्या है। तो फोर्स का भी सीजीएस यूनिट एक है, और फोर्स का सीजीएस यूनिट है डाइन, DYNE, डाइन। ठीक है, तो चलो ये भी लिख देते हैं, सीजीएस यूनिट ऑफ, ये डेफिनेशन में लिखने का जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा तो याद रहेगा आपको। सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन, डाइन। और जिस तरह से हम लोग बोलेंगे कि भाई किलोग्राम मास का ऐसा यूनिट है, सीजीएस यूनिट उसका छोटा यूनिट क्या है, ग्राम है। तो भाई दोनों में तो एक रिलेशन है, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। इसी तरह से 1 न्यूटन इक्वल टू
10 टू द पावर 5 डाइन होता है, ठीक है। 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक। ये वैल्यू भी याद रखोगे। और ये वैल्यू, इस वैल्यू का डेरिवेशन या फिर इसका जो कैलकुलेशन है कहां से आया है वो हम समझा देंगे जब आपके पास एक्सप्रेशन आएगा। ये जो फॉर्मूला फोर्स के लिए F इक्वल टू ma, ये फॉर्मूला जब हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तब वहां पे बताएंगे, और वहां से आपको पता चल जाएगा कि भाई 1 न्यूटन का वैल्यू 10 टू द पावर 5 टाइम, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं अभी कि 1 न्यूटन इक्वल टू सीजीएस यूनिट में क्या होगा 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हम मिटाने वाले हैं, ये बस डिस्कस करेंगे फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ले लिए सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। देखो आगे देखो, देखोगे फोर्स। अभी हम फोर्स का डेफिनेशन बताया, इसके इफेक्ट के भी बारे में डिस्कस किए। कभी भी कोई यदि फोर्स होगा तो दो तरह का फोर्स होता है। जो फिजिकल कांटेक्ट होगा तभी अप्लाई हो सकता है। कोई भी ऑब्जेक्ट पर पुलिंग और पुश करने का जो फोर्स है वो फोर्स कब अप्लाई होगा, जब फिजिकल कांटेक्ट होगा तब। तो जब फिजिकल कांटेक्ट होने पर फोर्स अप्लाई हो रहा है तो बोलेंगे कांटेक्ट फोर्स। जैसे मस्कुलर फोर्स, यदि कोई एक आदमी किसी पर फोर्स लगा रहा है, हम इस पर यदि फोर्स लगा रहा है तो कांटेक्ट होना जरूरी है। मस्कुलर फोर्स, मसल से जो फोर्स लगा रहा है तो मस्कुलर फोर्स, कांटेक्ट फोर्स। फ्रिक्शन, यदि हम लोग चल रहे होते हैं, ठीक है, तो फ्लोर और जो हमारा सोल है, स्लीपर का बोलो या फिर शूज का बोलो, तो दोनों सर्फेसेस के बीच क्या होता है, फ्रिक्शन एक्ट करता है। अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट करता है जिसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो फ्रिक्शन भी एक्ट करेगा कब, जब कांटेक्ट होगा। कांटेक्ट सर्फेसेस पे ही एक्ट करता है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन, बस कुछ कुछ टर्म्स को हम बस आपको रिकॉग्नाइज करा दे रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये टर्म आगे भी आएगा। तो मस्कुलर फोर्स कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। फ्रिक्शन कांटेक्ट फोर्स है। टेंशन, तीसरा ध्यान देना, टेंशन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। क्यों कांटेक्ट फोर्स है, चलो समझते हैं। टेंशन का मतलब क्या होता है, कोई भी स्ट्रिंग यदि है, कोई स्ट्रिंग, कोई रोप, कोई रस्सी या कोई धागा, पतला सा हो मोटा सा हो, उसमें जो फोर्स एक्ट करेगा उसको हम लोग टेंशन बोलते हैं। अब भाई देखो कि एक पतला सा यदि हम धागा ले लिए, ठीक है, पतला सा सपोज एक धागा लिए, ठीक है। अब खुद व खुद उसमें फोर्स एक्ट करेगा नहीं। हम क्या करते हैं, उस धागा को क्या किया, दोनों तरफ से हम इस तरह से खींच रहे हैं। मान लो कि हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं, ठीक है, तो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेंशन। मतलब जब इसको स्ट्रेच करने के फॉर्म में है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि भाई इसको हम खींच रहे हैं, तो उस फॉर्म में जब कोई भी रोप है, कोई भी रबर है, तो उसके हर एक पॉइंट में जो जितना फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। जैसे एक मान लो कि एक पत्थर ही हम लटका दिए एक स्ट्रिंग से, तो स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है कि एक फोर्स लग रहा है, स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, वो क्या है, टेंशन। अच्छा देखो, जब तक ये मान लो कि पत्थर ही है, कांटेक्ट है इसका, नीचे की ओर खींच रहा है, ये पत्थर नीचे की ओर क्यों खींच रहा है, क्योंकि वेट, अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर खींचती है, जिसको हम लोग वेट बोलते हैं। ये हम लोग का नेक्स्ट चैप्टर में ग्रेविटेशन में है, तो थोड़ा सा जब आया है तो जिक्र कर लिए। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, नीचे की ओर एक फोर्स लग रहा है। तो पत्थर को जब तक इससे कांटेक्ट नहीं कराते हैं, उससे लिंक नहीं करते हैं, तब तक स्ट्रिंग पर फोर्स नहीं लग रहा है। स्ट्रिंग का हर एक पॉइंट पे टेंशन एक्ट कर रहा है, कब, जब इसके साथ कांटेक्ट, स्ट्रिंग को पकड़ के हम इस तरह से हम खींच रहे हैं, मतलब कांटेक्ट होगा तभी क्या होगा, उसके हर एक पॉइंट पे फोर्स एक्ट करेगा। नहीं तो स्ट्रिंग को यदि हम टेबल के टॉप पे यदि हम रख दिए तो इस तरह से मुड़ा हुआ इस तरह से रह जाएगा, उसके हर एक पॉइंट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो स्ट्रिंग यदि है तो उसके हर एक पॉइंट पे फोर्स लगेगा, फोर्स लगता है,
जिसको हम क्या बोलते हैं टेंशन, और वो तभी होगा जब वहां पे कांटेक्ट होगा, और मान लो कि हम ही कांटेक्ट करके मस्कुलर फोर्स लगाया, वेट के कारण नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, ठीक है, नीचे की ओर खींच रहा है, तो स्ट्रिंग का जो टेंशन है उसको होल्ड किए हुए है, मतलब ऊपर की ओर खींचने जैसा है, इसलिए एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ, ठीक है। तो ये है टेंशन, ठीक है। तो आगे भी कुछ हम सिस्टम और इस तरह का ऑब्जेक्ट्स के सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पे टेंशन निकालने के लिए देगा, तो टेंशन का मतलब फोर्स है, तो वहां पे मत सोचना कि टेंशन मतलब वो माइंड का टेंशन नहीं, स्पेलिंग वही है, SION टेंशन, ठीक है। तो टेंशन भी एक क्या है कांटेक्ट फोर्स है। इसी तरह से नॉर्मल रिएक्शन, ये भी एक टर्म समझ लो, बस ये सब टर्म जो हम बोल रहे हैं बस उसको समझ लो, ठीक है, कि क्या है, डेफिनेशन नहीं आता है इसका, ठीक है, लेकिन हाँ आपको पता होना चाहिए कि भाई ये है ये चीज। नॉर्मल रिएक्शन हम किसको बोलेंगे, जैसे मान लो कि टेबल का टॉप है, टेबल के टॉप पे हम क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मान लो कि ये 1 kg का ऑब्जेक्ट है, मतलब इसका वेट नीचे की ओर एक्ट करेगा, तो जब वेट नीचे की ओर एक्ट कर रहा है तो टेबल भी इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर जो फोर्स लगाता है टेबल इस ऑब्जेक्ट पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलरली वो फोर्स लगता है ऊपर की ओर, और रिएक्शन क्यों बोलते हैं, तो आगे आप पढ़ने वाले हो एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, मतलब ऑब्जेक्ट को जब हम टेबल के टॉप पे रख देते हैं तो इसका वेट जो है, इसका वजन नीचे की ओर एक्ट कर रहा है, मतलब डाउनवर्ड, तो एक्शन लग रहा है कहाँ पे, टेबल पे, इसीलिए टेबल भी बोलेगा कि तुम हमको एक्शन लगा रहा है, मतलब फोर्स अप्लाई कर रहा है, हम भी तुम पर लगाएंगे, तो ये ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, और वो क्या है एक्शन नीचे की ओर, तो रिएक्शन लग रहा है ऊपर की ओर, तो इसी को क्या बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये टर्म भी इन्वॉल्व है, आप देखोगे जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो नॉर्मल रिएक्शन का मतलब यही है कि कोई सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट यदि रखा गया है तो नीचे की ओर वेट लग रहा है, तो भाई वो सरफेस भी ऑब्जेक्ट पर ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अभी तक जो जो हम बताए, कोई पॉइंट में दिक्कत है तो बोलोगे, रिपीट कर देंगे, बताइएगा, कहीं कोई दिक्कत? सर हाँ जी, सर एक बार फिर से टेंशन समझा दीजिए ना। टेंशन, देखो टेंशन का मतलब क्या कि कोई भी स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग मतलब कोई पतला सा या मोटा सा धागा है या रस्सी में फोर्स जो लगता है, कोई भी एक पतला सा आप धागा लिए, ठीक है, अब बोलोगे कि भाई ये धागा है, तो धागा को यदि आप टेबल पे ही रख दिया तो वो जैसे है उसी ढंग से रहेगा, तना हुआ स्थिति में, स्टेट में कि भाई तना हुआ रहे, कब होगा, जब आप उस पे दोनों एंड में होल्ड करके आप उसको खींचोगे, तो स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट कर रहा है, स्ट्रिंग के हर एक पॉइंट पे क्या हो रहा है कि फोर्स एक्ट कर रहा है। ध्यान देना, हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाए थे लास्ट चैप्टर में, तो लास्ट चैप्टर में जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ाए थे तो बिल्कुल टेंशन के बारे में बताए थे थोड़ा सा, कि भाई ऑब्जेक्ट है, एक पत्थर हम लटका दिया स्ट्रिंग से और उसको हम घुमा रहे हैं, ये पत्थर गोल इस तरह से घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो भाई ये जो है समझो, ये मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, जब मूव कर रहा है, जब यहाँ पे है तो इधर भागना चाहेगा, यहाँ पे जब इधर भागना चाहेगा, तो हर एक पॉइंट पे क्या है उसका डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, कौन डायरेक्शन को चेंज करता है, तो एक फोर्स, कौन सा फोर्स, जो स्ट्रिंग में एक फोर्स लग रहा है, कौन, टेंशन, टेंशन एक फोर्स लग रहा है नीचे अंदर की ओर, और वही टेंशन क्या कर रहा है उसको अंदर की ओर खींच रहा है, जिस कारण से बेंड हो रहा है, और ये जो टेंशन फोर्स है स्ट्रिंग में हर एक पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम टेंशन बोलते हैं, और ये टेंशन जो है अलग अलग फैक्टर के कारण हो सकता है, जैसे हम स्ट्रिंग को खुद पकड़ के हम खींच रहे हैं, मतलब टेंशन क्यों क्रिएट हुआ, बाय मस्कुलर फोर्स, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट को लटका दिए हैं इस तरह से सस्पेंड किए, टेंशन क्यों एक्ट हो रहा है, क्योंकि इसका वेट नीचे की ओर एक्ट हो रहा है, तो टेंशन ऊपर की ओर एक्ट कर रहा है, यहाँ पे टेंशन क्यों एक्ट हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई हम होल्ड करके
स्टिक को होल्ड करके घुमा रहे हैं, टेंशन फोर्स हमारे थ्रू दिया जा रहा है। और ये टेंशन फोर्स जो है वह ऑब्जेक्ट के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है कि अंदर की ओर एक फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिस कारण से वो घुमाया जा रहा है। तो यही है टेंशन। टेंशन का मतलब क्या कि कोई भी स्ट्रिंग यदि है तो हर एक पॉइंट में जब फोर्स एक्ट करता है, और किसी एक पॉइंट पे नहीं, हर एक जगह पे, हर एक पॉइंट पे वो फोर्स एक्ट करेगा सेम अमाउंट, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। समझ पाए आप? यस सर। ठीक है। और कहीं पे किसी को दिक्कत? ठीक है ना? यस। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ये भी आप पढ़ चुके हो। और इवन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसके बारे में तो डिटेल हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब क्या कि भाई कोई फोर्स लग सकता है बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के, जैसे मैग्नेट। सिंपल आप एक एग्जांपल लिख सकते हो कि एक आयरन का ऑब्जेक्ट है, एक मैग्नेट लिया, यहीं से क्या होगा, वो खींच लेता है सामने, मतलब विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट फोर्स अप्लाई हो रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हुआ एक, दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, कि अर्थ यदि इस ऑब्जेक्ट को हम छोड़ दिए तो ये नीचे की ओर जा रहा है, मतलब अर्थ के साथ क्या कांटेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का, नहीं, फिर भी वो अपनी ओर नीचे की ओर खींच रहा है, तो हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। इवन आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई यूनिवर्स का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पे जो जितना भी ऑब्जेक्ट है, हम यदि हैं तो दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन हाँ इस मार्कर को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं, मूव क्यों नहीं कर रहे हैं मेरी ओर, क्योंकि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है हम दोनों के बीच बहुत कम, नेग्लिजिबल, मान लो 0.00001 न्यूटन, इतना कम है कि भाई वो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो कितना अमाउंट का फोर्स एक्ट करता है दो ऑब्जेक्ट के बीच, ये ग्रेविटेशनल चैप्टर में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब अर्थ का ही यदि हम लोग ले लिए, अर्थ कोई भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। फिर चार्ज, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज है, दूर से ही अट्रैक्ट कर लेता है, क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। यदि दो पॉजिटिव ही यदि है तो दूर से क्या हो रहा है, दोनों पॉजिटिव है तो भाई रिपेल कर देता है, एक दूसरे से दूर जाना चाह रहा है, रिपेल कर रहा है, ऐसा फोर्स है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बस तीन ही है, क्या क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये जो जो एग्जांपल दिए, एग्जांपल लिख दें कि याद रह जाएगा कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। चलो चलो हम लिख देते हैं, सिर्फ एग्जांपल लिख देते हैं, डेफिनेशन तो नहीं लिख रहे हैं, बस लिख देते हैं ताकि आपके ध्यान में रहे। ठीक है, हाँ एक क्वेश्चन भी आंसर कर देते हैं, राइट, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, चलो देखो। Give some examples of contact and non-contact forces। ठीक है, अभी याद रह जाएगा, लिखा रहेगा तो भूलोगे नहीं, बाद में भूल भी जाओगे तो देख लेना है। कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए क्या क्या हम बताया अभी, एक बताया मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन, फिर टेंशन, एटसेट्रा। इसी तरह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स डेफिनेट है, तीन ही है, कॉन्टैक्ट फोर्स बहुत सारा और भी लिख सकते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट बस तीन ही है। क्या क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं बैलेंस्ड फोर्सेस एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है, बैलेंस्ड फोर्सेस क्या है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या है, चलो समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ध्यान देना, क्या करते हैं, सपोज कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसमें यदि हम फोर्स लगाए, सपोज 20 न्यूटन का फोर्स लगाए, तो हम लोग पाते हैं मे भी इस तरह का है कि भाई 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, सिचुएशन ये है कि ऑब्जेक्ट मूव करने लगा। ठीक है, 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, चलो सिचुएशन को फिर बदलते हैं। 20 न्यूटन का फोर्स यहां लगाया है इस डायरेक्शन में, जैसे मैप के अकॉर्डिंग इधर क्या है, ईस्ट, तो ईस्ट डायरेक्शन में हम 20 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं। अब ऑब्जेक्ट में ही क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब वेस्ट डायरेक्शन में एक दूसरा एजेंट है, एक आदमी इधर फोर्स लगाया था 20 न्यूटन, एक दूसरा आदमी है, तो वो भी क्या करता है, मान लो कि 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर दिया, तो क्या ऑब्जेक्ट जो 20 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करने से पहले मूव किया था, अब इधर 20 न्यूटन का फोर्स लगाए, एक दूसरा एजेंट उधर से भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, क्या अब ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ये बताओ तो? नो सर। नो सर। नहीं करेगा। ध्यान दें, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और हम लोग स्टार्टिंग से ही फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़े हुए थे कि वेक्टर क्वांटिटी में क्या है, यदि डायरेक्शन चेंज होगा तो साइन भी चेंज हो जाएगा। मतलब यदि इस फोर्स का अमाउंट को हम लोग बोलेंगे 20 न्यूटन, तो इस फोर्स का अमाउंट मैग्नीट्यूड वाले 20 न्यूटन बोलेंगे, लेकिन यदि हम ऐड करने जाएंगे तो इसको हम लोग -20 न्यूटन लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अलग है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में हम लोग को पता है कि यदि वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या है कि यदि डायरेक्शन अपोजिट होगा तो साइन भी हम लोग अपोजिट लेते हैं। वेलोसिटी वगैरह में हम लोग लेते थे, याद करना कि भाई नीचे की ओर वेलोसिटी है यदि पॉजिटिव ले रहे हैं, तो ऊपर की ओर जो वेलोसिटी है उसको क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पे जब इसको हम 20 न्यूटन बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, -20। ठीक है, जब ऐड करेंगे तब, जब हम लोग ऐड करेंगे तब, तो अब हम बोलेंगे यहाँ पे टोटल रिजल्टेंट वैल्यू कितना आ रहा है, रिजल्टेंट मतलब ओवरऑल वैल्यू कितना आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स, तो हम बोलेंगे 20 न्यूटन प्लस यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है इसलिए हम बोलेंगे 20 न्यूटन जो नेगेटिव में है, ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस ओवरऑल माइनस ही होगा, 20 - 20 जो वैल्यू क्या देगा, 0। ठीक है, ध्यान देना, ऐसा भी हो सकता है कि 20 न्यूटन का फोर्स लगाने के लिए दो आदमी फोर्स लगाया था, एक आदमी 15 न्यूटन लगाया था, एक दूसरा आदमी जो है वो 5 न्यूटन लगाया था, तो दोनों ऐड हो जाएगा कि ये 15 और ये 5 ऐड होके 20 बनाए, और दोनों नेगेटिव है, -15 - 5 मिलके -20 होगा। ओवरऑल रिजल्ट वही होगा कि 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और 20 न्यूटन का फोर्स वेस्ट डायरेक्शन में लग रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, 0, मतलब नेट कोई भी फोर्स इस पे नहीं लग रहा है। तो ऑब्जेक्ट, समझो आप, ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंजेस नहीं लाएगा। अब बोलोगे, ध्यान देना, यहाँ पे दो चीजें हम बोल रहे हैं कि स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंजेस नहीं लाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट यदि रुका है तो रुका रहेगा, और यदि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा था, समझो आपको कि भाई ये ऑब्जेक्ट पहले ही हम देखे थे
कि भाई ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, 20 न्यूटन का फोर्स लगा ईस्ट डायरेक्शन में और फिर 20 न्यूटन का फोर्स लगा वेस्ट डायरेक्शन में, तो हम बोलेंगे नेट फोर्स कितना लगा, 0। तो जब फोर्स 0 लगा तो भाई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था तो उसी स्पीड से चलता रहेगा, कोई चेंजेस नहीं लाएगा। मतलब यदि एक फोर्स को दूसरा फोर्स बैलेंस कर दे रहा है, एक दूसरे को कैंसल कर दे रहा है, कब, जब रिजल्टेंट वैल्यू 0। तो इस केस में क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट यदि रुका है तो रुका रहेगा, मोशन में था तो उसी मैग्नीट्यूड के साथ उसी स्पीड के साथ मूव करता रहेगा। मतलब स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कभी ये चेंजेस नहीं लाता है। ठीक है, क्वेश्चन एक कभी ये भी दे देता है कि एक ऑब्जेक्ट पर बैलेंस फोर्सेस एक्ट कर रहा है। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या, 2 and more than 2 forces having resultant value 0। बैलेंस फोर्स का मतलब क्या कि भाई बैलेंस कर दिया गया, एक फोर्स को दूसरा या एक से ज्यादा फोर्स बैलेंस कर दिया, 2 या 2 से अधिक फोर्स जिसको हम ऐड कर रहे हैं और टोटल वैल्यू 0 आ रहा है, तो हम लोग बोलेंगे बैलेंस फोर्सेस। ठीक है, क्वेश्चन ये दे देगा कि some forces act on an object if the forces are balanced, can the object be moving? क्या ऑब्जेक्ट मूविंग स्टेट में हो सकता है? जवाब आपका क्या होगा, यस और नो? यस सर। हाँ, कि ऑब्जेक्ट मूविंग हो सकता है। रीजन दे देंगे कि ऑलरेडी यदि ऑब्जेक्ट मोशन में था, अभी जैसे हम समझाया कि ऑब्जेक्ट यदि 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, पहले बैलेंस फोर्स एक्ट किया, मतलब 20 मीटर इधर से 20 मीटर उधर से, तो भाई एक दूसरे को इधर से जो फोर्स लगा उधर वाला फोर्स बैलेंस कर दिया, मतलब इसका इफेक्ट उसमें कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, मतलब मोशन में था तो मोशन में ही रहेगा। बैलेंस फोर्सेस है, स्टिल ऑब्जेक्ट मोशन में हो सकता है, कब, जब वो ऑलरेडी मोशन में था, पहले से ही मोशन में था, और यदि रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा। समझ गए, क्वेश्चन यही पूछेगा बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस में, यदि घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो यही। ठीक है, समझ गए हो ये पॉइंट? यस सर। चलो ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस किसको बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्सेस मतलब फोर्सेस जब बोल रहे हैं मतलब क्या है, फोर्सेस मतलब मोर देन 1 होगा, तो यहाँ पे हमको बोलना होगा कि जब अनबैलेंस्ड फोर्सेस मतलब 2 और मोर देन 2 फोर्सेस having resultant value non-zero, 2 या 2 से अधिक फोर्स है, नेट फोर्स या रिजल्टेंट वैल्यू 0 है तो बैलेंस्ड फोर्सेस बोलेंगे, और 2 या 2 से अधिक फोर्सेस है, नेट फोर्स दैट इज रिजल्टेंट वैल्यू नॉन जीरो आ रहा है, अदर देन 0 आ रहा है, तो हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्सेस। जैसे हम बोलेंगे कि इधर से 20 न्यूटन फोर्स लगा है और ये जो आदमी है इधर से लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, तो भाई स्टील इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा आगे की ओर। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स सी, समझो आपको, अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस ला सकता है, मतलब रुका हुआ ऑब्जेक्ट पर तो मूव करा सकता है, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मोशन में था तो उसका वेलोसिटी को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या फिर उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है, रोक सकता है। जो हम फोर्स का बात कर रहे थे, फोर्स का जो डेफिनेशन था, यदि एक फोर्स है तो सिंगल फोर्स वो तो अनबैलेंस्ड फोर्स, जिस फोर्स लगा दिए इधर लगा दिए तो इधर मूव करेंगे, लेकिन 2 या 2 से यदि ज्यादा फोर्स होगा तो वो डिसाइड होगा कि बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड। यदि बैलेंस्ड रहेगा तो रेस्ट या मोशन के स्टेट में कोई चेंजेस नहीं लाएगा, और यदि अनबैलेंस्ड फोर्स है तो रुका है तो मूव करा सकता है, मूविंग ऑब्जेक्ट है तो उसमें भी चेंजेस ला सकता है। ठीक है, तो ये समझ गए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का इफेक्ट क्या है। अभी हम बताएं इफेक्ट क्या है, डेफिनेशन तो बहुत आसान दिखा देंगे, वो याद रह जाएगा। ठीक है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस का इफेक्ट समझ गए? ठीक है जी, यस सर। चलो ठीक है,
हम डेफिनेशन दिखाते हैं बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस का, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, तो पहले डेफिनेशन लिख लो। स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका, ये मिटाने वाला है। यस सर, मिटा दीजिए। Differentiate between balanced and unbalanced forces by giving examples. फर्स्ट डिफरेंस का डेफिनेशन लिखा दे रहे हैं, बैलेंस्ड two or more than two forces having resultant value 0. इधर लिखोगे सेम डेफिनेशन नॉन जीरो लिखो, जीरो की जगह पे लिखो नॉन जीरो, ठीक है। रिजल्टेंट वैल्यू नॉन जीरो होगा तो हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नेक्स्ट है balanced forces. These mean that these forces not change state of rest or motion and form. यहाँ पे लिखेंगे these forces change, these forces change, या फिर ये लिख देते हैं these forces are responsible for the change. For the change of state of rest or state of motion of an object. Example, एक मिनट, a force
is applied on an object and it doesn't move as applied force is balanced by friction. देखोगे बैलेंस फोर्सेस का एक एग्जांपल क्या दिया है। एक ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगा रहे हैं और ये मूव नहीं किया, फोर्स अप्लाई किया मान लो कि 2 न्यूटन, ये मूव नहीं किया, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अप्लाइड फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन। तो ये एक एग्जांपल किस चीज का? बैलेंस्ड फोर्सेस का। और जब भी हम फोर्स अप्लाई किए और ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, तो इसका मतलब क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स है, क्योंकि फोर्स ज्यादा अप्लाई किया है, फ्रिक्शन कम अप्लाई हुआ है, कम एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इधर लिख लो force, when force is applied on an object and it starts moving, when a force is applied on an object and it starts moving. ठीक है, समझ गए ये जितना भी अभी हम लिखाए हैं? यस सर। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में लॉज ऑफ मोशन ही स्टार्ट होगा। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।